अभी तक जो क्वेश्चन कवर हुआ उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम कवर हो चुका है। प्राइमरी टिश्यू देखा है हमने, अलग अलग सिस्टम पढ़ना है। ओके, लेटरल मेरिस्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम का नाम आ चुका है और एक पैटर्न हम समझ चुके हैं कि जो हम टिश्यू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पढ़ रहे थे उसमें अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट जो फ्लोएम और जाइलम थे वो सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाए। इतनी बातें हो चुकी थी अपनी। क्लियर है? आज जो अलग अलग आपने टिश्यू देखा है, चाहे वो सिंपल टिश्यू हो या कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो, लेकिन वो टिश्यू मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जो हायरार्की है। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो लिख लेना, सेल मिलते हैं, सेल्स, कई सेल्स सेम ओरिजिन के मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और कई सारे टिश्यू बनते हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। दिस इज द हायरार्की ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपकी हायरार्की यहीं पे रुक जाएगी। इफ यू आर टेकिंग टर्म ऑर्गन, इट मीन्स इट इज डील विद द लीफ, कंप्लीट लीफ, ठीक है, कंप्लीट रूट एंड कंप्लीट स्टेम, फ्लावर, इस तरीके से आप टर्म यूज कर। ओके, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है, मतलब फ्लावर स्टेम ऐसा नहीं कि कोई कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करने के लिए असाइन हो, जो कि हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो ओरिजिन, फंक्शन और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोकेशन पे परमानेंट टिश्यू को ऐड कर, और वो परमानेंट टिश्यू ही डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कर रहे हैं। ओके, तो आज क्या देखेंगे हम लोग? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में जैसे मैंने सिंपल एक बता रखा है तुम्हें कि बाहरी कवरिंग बनानी है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर हम ले लेते हैं वेस्कुलर बंडल को, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फिर हमने ले लिया बाकी सब बचा हुआ जितना पोर्शन है, जो उसका मेजर पोर्शन है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जो टिश्यू था उसी के आगे सिस्टम लगा रहे हैं, जस्ट उनके फंक्शन, उनके लोकेशन, उनके लेयर्स को देखें। क्लियर है? तो इन हायर प्लांट्स ऑब्वियसली हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं हायर। सेवरल टिश्यूज वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ a unit to perform a particular function. इसी को क्या बोलते हो आप? टिश्यू सिस्टम। These tissues have the same origin. Such tissues form a system which is called tissue system on the basis of location. Obviously एक सिस्टम है तो उसका कोई लोकेशन होगा। पोजिशन, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जब हम टर्म ले, मतलब कट करने के बाद इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है। टर्म वहां पे यूज होते हैं लेकिन आगे फ्रंट में इंटरनल मॉर्फोलॉजी लगती है। जैसे हम कहें कि लीवर का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है, तो दैट इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीवर। लेकिन हम जब किसी एक एनिमल की मॉर्फोलॉजी बोलते हैं तो एनिमल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हार्ट की मॉर्फोलॉजी बोलेंगे तो हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, तो मॉर्फोलॉजी टर्म को ध्यान रखना। और यहाँ पे आप मॉर्फोलॉजी भूल भी सकते हो एक्सटर्नल प्लांट के केस में। ओके, जब आप एपिडर्मल टिश्यू की बात करोगे, मतलब यू विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्टेम, लीफ, रूट, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो मॉर्फोलॉजी। जब हम रूट हेयर बोलेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी है, जब हम ट्राइकोम बोलेंगे तो भी वो मॉर्फोलॉजी है। क्लियर बच्चा? टिश्यूज वर कैटेगराइज्ड बाय वॉन शैट, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, फिजियोलॉजी में भी आएंगे। into three types of tissue system. Each system usually consists of an association of tissues which perform a specific function. और सब कुछ हो ही रहा है स्पेसिफिसिटी के लिए, तो टिश्यू स्पेसिफिक, फंक्शन स्पेसिफिक, और सब आपस में एसोसिएटेड वर्क कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रहे हैं, तो एक टिश्यू सिस्टम बन जाए। फर्स्ट ले लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ईटीएस। बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हमें पता है कि आउटर कवरिंग जो है दैट इज द प्रोटेक्टिव। थोड़ा सा ग्लिम्स हमें मिल चुका है कि हम मोनोकॉट डायकॉट देख रहे हैं। यहाँ पे डायकॉट में मैम ने बात की है कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो एपिडर्मिस लेयर रप्चर हो जाती है। इतना एक आइडिया हमें बेसिक्स लेक्चर्स और अभी तक प्लांट पढ़ते हुए हो चुका है। ओके, बट देखते हैं। पहले तो इसके लिए स्टेटमेंट यही है कि आउटर मोस्ट है, एनसीईआरटी मार्क कर लो। दिस सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। अब इससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इस एक लाइन में काफी चीजें छिपी हुई हैं, ये कैसे जर्मिनेट हुआ है,
किस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आया होगा, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। क्या कोई एक्सेप्शन है जहाँ पे एपिडर्मिस नहीं होती है? नहीं है ऐसा एक्सेप्शन। आउटर लेयर जैसे आपके उस स्किन ने आपको पूरे चारों तरफ से आपकी बॉडी को सराउंड कर रखा है, उसी तरीके से स्किन के स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी डिफरेंस है, ठीक है। जैसे वो अपने लिप्स की स्किन अलग है, अपने पैर के तलवे की स्किन अलग है, ठीक है। टेक्सचर अलग है, कंपोजिशन अलग है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, बट सराउंड पूरा स्किन से। उसी तरीके से यहाँ पे रूट की एपिडर्मिस अलग हो सकती है, स्टेम की एपिडर्मिस अलग हो सकती है, लीफ की एपिडर्मिस अलग हो सकती है, बट एपिडर्मिस रहेगी। क्लियर है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, बेटा मार्क करो। एंड कंप्राइजेस एपिडर्मिस, क्या क्या है इसमें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एपिडर्मिस, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, मतलब बाहर की तरफ क्या क्या निकला हुआ है उसमें, पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। रूट हेयर समझ में आता है क्या होता है। ट्राइकोम, वो भी समझ में आ रहा है। स्टेम पे अगर फ्रूट सिस्टम में कुछ अपेंडेजेस निकले होंगे तो उसको ट्राइकोम बोलते हैं, रूट में निकले होंगे तो उसको रूट हेयर्स बोलते हैं। ओके। स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, रूट हेयर्स, ट्राइकोम, इनका मेनली इंट्रोडक्शन किया गया, मतलब नाम लिया गया आपके टिश्यू सिस्टम में। इसके अलावा आप यहीं पे लिख लो, देयर इज सम सिक्रेटरी सेल्स, सिक्रीशन जो करें। पूरे चैप्टर के एंड में थोड़ा सा पढ़ाएंगे हम सिक्रेटरी सेल्स, सिक्रीशन, ठीक है। कोई भी चीज जो आपको प्लांट के बाहर सिक्रीट होती हुई दिख रही है, इसका मतलब कि उसमें एपिडर्मल सेल इन्वॉल्व है। या तो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होंगी, अगर अंदर से वो डेप्थ से सिक्रीट हो रही होगी तो भी वो बाहर आएगी एपिडर्मिस से होके, या तो डायरेक्ट एपिडर्मल लेयर की कुछ सेल मॉडिफाइड है और वो सेक्रेटरी ग्लैंड बना रखी है। क्यूटिकल की बात की है, आते हैं इसके। ठीक है, एपिडर्मिस, अब हम वहां पे दिया कि क्या क्या कॉम्प्राइजेज है, उस पर आते हैं बाद में। पहले हम एपिडर्मिस की कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लेते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मार्क करना है यदि। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, सेकेंडरी ग्रोथ पूछेगा तो एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है और कॉर्क से रिप्लेस हो जाती है, लेकिन टूटे हुए एपिडर्मल टुकड़े उस पे लगे होते हैं। प्लांट बॉडी एंड मेडअप ऑफ एलोंगेटेड, जहां पे भी आपको एनाटॉमी में उसके सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है उसको आप 3 स्टार लगा के याद ही रखना है आपको कि वो सेल कैसी है, स्ट्रक्चरली वो कैसी है। एलोंगेटेड, कॉम्पैक्टली, मतलब बीच में उसके इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। लॉजिक क्या है इसका? प्रोटेक्शन कर रहा है ना, प्रोटेक्शन को अगर लूज कर दोगे तो कैसे प्रोटेक्शन हो? तो एपिडर्मल टिश्यू है, इट शुड बी टाइटली पैक्ड। ओके, क्लियर है? इट इज यूजुअली सिंगल लेयर, यूनिसेरिएट, वर्ड लिखो, एंड मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। यूजुअली लिखा है, इसका मतलब एक से ज्यादा लेयर भी हो सकती है, उसको बोलते हैं मल्टीसेरिएट। तो एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो यूनी टू मल्टीसेरिएट हो सकती है। लेयर है, नंबर ऑफ लेयर, ओके, इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, किसकी बनी है? पैरेनकाइमा की। कैसी है? एलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। पैरेनकाइमा में दोनों चीजें बताया है मैंने कि पैरेनकाइमा लूजली अरेंज भी हो सकती है और कॉम्पैक्टली अरेंज भी हो सकती है। क्लियर है? क्यूटिकल, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एपिडर्मिस का। वैक्सी थिक लेयर, वैक्सी थिक लेयर इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि क्यूटिकल को सेल समझते हैं। क्यूटिकल इज नॉट अ सेल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल विच सिक्रीटेड आउटसाइड ऑफ द सेल एंड डिपॉजिटेड ऑन एपिडर्मल लेयर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्यूटिकल को आपको अलग से सेलुलर लेयर नहीं बोलना, ऑप्शन में आ रहा है तो। इट इज अ डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल,
ओके, क्यूटिकल एक डिपोजिशन से एक वैक्सी मटेरियल है जिससे पूरी की पूरी लेयर एक कवरिंग के साथ है। जैसे जस्ट अभी स्किन है, हमें बहुत ठंड लग रही है तो हमने जैकेट पहन लिए, हमने ग्लव्स पहन लिए, तो दैट इज ओवर प्रोटेक्शन। ओके, is present on the epidermis which prevent the loss of water. वैक्सी मटेरियल है मतलब हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो वाटर फिलिक जो होगा वहां से वाटर को आने जाने का रास्ता ज्यादा मिलेगा, मतलब इवेपोरेशन हाई होगा। इवेपोरेशन को प्रिवेंट करना है तो क्यूटिकल को थिक कर देना। क्लियर है? तो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। अब लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रहा है या वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को रोक रहा है, तो ये रूट में होगा क्या? रूट का तो काम है कि वाटर को एंटर कराए, है ना? तो रूट का जब काम ही है कि वाटर को एंटर कराए तो रूट में एब्सेंट, मार्क कर लो उसको। इजी क्वेश्चन है, फिर भी भूल जाते हैं बच्चे। पर्पस समझो ना, क्यूटिकल कर क्या रहा है। क्लियर है? तो क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, रूट में एब्सेंट। मोनोकॉट, डायकॉट, जिम्नोस्पर्म हम कहीं की भी बात कर लो, आपको रूट में एब्सेंट करना पड़ेगा क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन काम है रूट का। Epidermal cells are with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. Again, epidermal cells की characteristics दी हुई है। ओके, पैरेंकाइमा है, ऊपर ही लिखा हुआ है। पैरेंकाइमा है तो लिविंग है, लिविंग है तो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, कोल्ड स्टोरेज है, सेंट्रल वैक्यूल होगा। वो सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी फिर से एनसीईआरटी में लिख दी, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हो तो पहले एक आप एलाबोरेशन कर लो कि एपिडर्मिस क्या है। इतनी बात समझ में आई? कुछ पूछना है यहाँ पे? बायोमोलिक्यूल में मैंने लिखवा रखा है क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ व्हाट। क्यूटिकल किस चीज का पॉलीमर है लिखवाया हुआ है? क्यूटीन लिखवाया है। फाउंडेशन में बताया, चलो अभी नोट कर लो। मेड अप ऑफ क्यूटीन एंड क्यूटिकल इज लिपिड, लिपिड होगा इसमें, और हाइड्रोकार्बन, लिपिड्स एंड
ठीक है। along with the इसमें लिख लो along with the wax, along with the wax की कंपोजिशन पे आपके लेवल पे नहीं जाना है। ठीक है, लिपिड्स एंड हाइड्रोकार्बन पॉलीमर्स अलोंग विद द वैक्स, और सिक्रीशन इसका कहाँ से इसको फॉर्म कौन करता है वो मैंने बताया, वो गलती मत करना, एपिडर्मल सेल ही इसको सिक्रीट करेंगे, फॉर्म बाय एपिडर्मल सेल्स। क्लियर है। अब एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर का नाम दिया है स्टोमाटा, जिसको डिटेल में आपको फिजियोलॉजी में देखना है, यहाँ बस एनसीईआरटी मार्क कर लो। स्टोमाटा ये एपिडर्मिस स्पेसिफाइड सेल है। ओके, स्टोमाटा इज स्पेसिफाइड सेल ऑफ एपिडर्मिस, मतलब यू कैन से मॉडिफाइड सेल। कुछ एपिडर्मल सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करेंगे और वो स्टोमाटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स मेनली, यहाँ पे लिख लो अच्छे बच्चों, मेनली। ओके, बाकी थिन स्टेम जो हर्बेसियस सिस्टम होता है वहां पे भी प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। ट्राइकोम्स है, ट्राइकोम्स पे भी प्रेजेंट हो सकता है स्टोमेटा, इट डिपेंड्स कि किस स्पीसीज पे आप क्या बात। स्टोमेटा रेगुलेट, अंडरलाइन करो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, पढ़ा है, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं हिंदी में, एंड गैसेस एक्सचेंज। प्लांट है, प्लांट को भी लोकली गैसेस एक्सचेंज करना होता है, मतलब उसके पास भी लिविंग टिश्यू है, उसके लिविंग टिश्यू को भी ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग तो लंग सिस्टम पे हैं, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स का ऐसे सिस्टम नहीं है, तो वो लोकली एक्सचेंज करते हैं। मतलब जस्ट सपोज कि आपके पास लंग्स नहीं होता तो आपके हर जगह पोर होते हैं और वहां के लोकल लिविंग टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही होती है। ओके, इसी तरीके का कुछ एक मॉडिफिकेशन होता है प्लांट में, एक स्टोमेटा होता है, एक जब और डेवलप होगा तो लेंटिसेल्स आ जाएंगे जब एपिडर्मल टिश्यू रप्चर होगी। क्लियर। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद लेंटिसेल्स होते हैं। अभी स्टोमेटा आप देखो जो कि मेनली कहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, लीफ। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे फिर मार्क करो, 2 V shaped cells known as guard cells which encloses stomatal pore। ओके, यहाँ बी शेप जहां पे लिखा है वहां पे लिख लो डाइकॉट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी शेप गार्ड सेल्स आर रिपोर्टेड इन डाइकॉट और मोनोकॉट, आंसर विल बी डाइकॉट। विच इंक्लूजेस स्टोमेटल पोर, अभी बताते हैं। इन ग्रासेस, ग्रासेस का नाम आते ही समझ जाना है किसकी बात हो रही है, मोनोकॉट की। द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप, गार्ड सेल कैसी है, डम्बल शेप। मुझे नहीं समझ में आता ये क्वेश्चन फ्यूचर में कभी भी क्यों गलत होगा। दो शेप है गार्ड सेल की, एक हो गया बीन शेप, बीन मतलब आप किडनी शेप समझ लो या सेम बीन, कुछ भी समझ लो, बीन को बीन भी समझ सकते हैं। ओके, बीन शेप्ड है किसमें, डाइकॉट में। डी से डम्बल डाइकॉट में नहीं होता, अगर इतना भी याद रख लोगे तो भी ये क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाए। डी से डम्बल, डी से डाइकॉट में नहीं होता, ये यहाँ पे याद रखो। तो डम्बल शेप चला जाता है मोनोकॉट में, एंड बीन शेप हो गया डाइकॉट में। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। चलो भी पहले थोड़ा इमेज समझते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये है, इधर चली जा रही है ये एपिडर्मिस। जो सपोज ये मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे आपको इस सेल को इससे जोड़ दिया, इस सेल को इससे जोड़ दिया, और यहाँ पे आपको एपिडर्मिस लेयर दिखा दी। ठीक है,
उस एपिडर्मिस लेयर में देयर इज मॉडिफाइड apparatus जो बन रहा है स्टोमेटल apparatus, ठीक है, एक यूनिट बन रही है। उस यूनिट को बनाने में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है? उस यूनिट को बनाने में फॉर्मेशन ऑफ दैट यूनिट इज डन बाय द, एक तो एपिडर्मस सेल्स, उसके अगल बगल बची होंगी जो मॉडिफाइड नहीं होंगी, तो एक लेबलिंग हटा हुआ, आपको उससे काम नहीं। दूसरा आपको याद रखना है जो फंक्शन कर रहे हैं दैट इज गार्ड सेल, गार्डिंग करेंगे, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे या ट्रांसपिरेशन करेंगे, वो कौन से हो गए? गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच में जो एक्सचेंज के लिए स्पेस चाहिए हमें दैट इज स्टोमेटा के ओपनिंग या क्लोजिंग से, तो ओपनिंग पे वो पोर दिखेगा। कभी चाहो तो अपने पाम को ऐसे जोड़ो और ऐसे करो तो ये ओपनिंग हो जाती है, ये क्लोजिंग हो जाती है, सिंपल, यही मैकेनिज्म है उसका। ये गार्ड सेल हो गया आपका, एक दो, दो गार्ड सेल, क्लोज ओपन क्लोज ओपन, और इसकी पूरी मैकेनिज्म हम पढ़ाएंगे। दिस इज रिलेटेड टू टर्जिडिटी एंड सुक्रोज कंसेंट्रेशन। तो गार्ड सेल नंबर में 2 हो गए, शेप में अलग अलग है, ये डम्बल शेप है मोनोकॉट, ये बीन शेप है डायकॉट। इमेज पे लिख लो। अब इनके बीच में जो स्पेस बन रहा था वो हो गया स्टोमेटल पोर। तो गार्ड सेल क्लियर है, स्टोमेटल पोर क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट हमें पता है प्लास्टिड है, ऐसी एपिडर्मल ऐसी गार्ड सेल जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगी, क्लोरोफिल बेयरिंग होंगी, उनको क्या बोलेंगे? वहां पे क्लोरोप्लास्ट की लेबलिंग एक दिखाई हुई। अब बचती है सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स आर द एसेसरी सेल्स, हेल्पिंग सेल्स। इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो आपको बताया उसको गाइड करेंगे, और सारे स्टोमेटा सब्सिडरी सेल्स के साथ हों ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, स्टोमेटा इज गार्ड सेल एंड स्टोमेटल पोर इज स्टोमेटा। गार्ड सेल प्लस पोर, पोर कोई स्ट्रक्चर है जो कि गार्ड सेल की वजह से बना हुआ है। पोर को आपको ऐसे नहीं कर देना है कि निग्लेक्ट कर दो, वही मेन चीज है जहां से ट्रांसपोर्टेशन हो। दे टुगेदर फॉर्म स्टोमा। ओके, इसकी हेल्प कर रही है तब आती है सब्सिडरी सेल्स। इसलिए क्वेश्चन है, ऑल द स्टोमेटल apparatus हैव द सब्सिडरी सेल्स और नॉट? आंसर होगा नॉट। क्लियर? सभी में सब्सिडरी सेल नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्टोमेटा नहीं है। दिस इज हेल्पिंग, जब प्रेजेंट होगी तो आपको कहाँ दिखेगी? गार्ड सेल के बगल। जैसे कंपेनियन सेल हेल्प कर रही थी सिव ट्यूब की, तो सिव ट्यूब के बगल में थी, वैसे ही गार्ड सेल की हेल्प ये कर रही है तो गार्ड सेल के बगल में। तो ये लेवलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिज्म तो आगे पढ़ेंगे ही अपन फिजियोलॉजी में। अब आ जाओ वापस यहाँ मार्किंग कर लो। क्या बेटा? होगा होगा, सब होगा, लेबलिंग ऐसे किया हुआ, ठीक है। ये वाला इमेज ही वैसे पटाएंगे। बात करेंगे अपन इस पे कहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन में। अब दो चीजें और समझ लो, आउटर लेयर और इनर लेयर को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जिधर आपने पाम ऐसे जोड़ा तो अंदर की तरफ जो आप ये व्हाइटिस वाला पोर्शन देख रहे हो दैट इज इनर लेयर, और बाहर की तरफ आप डॉर्सल वाला पोर्शन जो देख रहे हो वो आउटर लेयर हो गया। सेम वे में आप गार्ड सेल का याद रखोगे, इनर लेयर आउटर लेयर, एक गार्ड की, दूसरे गार्ड सेल की इनर लेयर आउटर लेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल्स के रोल हैं, कैसे इसको खींचेंगे, कैसे रेडियली अरेंजमेंट होता है, व्हाई नॉट लॉन्गिट्यूडनली अरेंजमेंट, तो वो सब हम आपको मैकेनिक्स के साथ बताएंगे। चलो अब यहाँ पे आ जाए, द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, ये समझाने के लिए हम वहां गए थे, समझ में आ रहा है? पोर इसके बीच में, इससे अवे, बहुत दूर नहीं जाना है कि ट्रेन पकड़ के गए, इसके रिस्पेक्ट में ही बोल रहा है, प्रॉक्सिमल डिस्टल वाली बात है। तो अवे फ्रॉम द पोर, तो ये वाली, ठीक है, दैट इज आउटर, आउटर वॉल आर थिन एंड द इनर वॉल। तो आउटर के लिए लिख लो थिन, अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख लो, इसको मैं करेक्ट कराऊंगी और इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोग को ट्रांसपोर्टेशन में देंगे। आउटर थिन एंड द इनर वॉल टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, ठीक है, जो डार्क कलर की दिख रही थी दैट इज थिक, हाईली थिक एंड। क्लियर है? मार्क हो गया। इसका कुछ पर्पज है कि क्यों इसको थिक एंड थिन बनाया जा रहा है, तो वो अपन मैकेनिज्म के साथ ही समझें। द गार्ड सेल्स possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata,
क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और ये एंड के बाद दूसरा स्टेटमेंट आ गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इससे क्या हो रहा है, या तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या तो गैसेस एक्सचेंज हो रही है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसकी पूरी मैकेनिज्म अपने को समझनी है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बस मार्किंग कर लो। सम टाइम देखो लिखा हुआ है ना, सम टाइम, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कैसे छोटे छोटे वर्ड भी क्वेश्चन बन जाते। सम टाइम लिखा था, एक्सक्लूसिवली सब्सिडरी सेल नहीं लिखा था, और ये पीवाईक्यू है, ओके, कि सब्सिडरी सेल होगा या नहीं होगा। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल, मतलब क्लोजनेस, ठीक है, पास में ऑफ द गार्ड सेल, इसको प्रोक्सिमल भी लिख लो या नियर में, क्लोज, क्लोजली अटैच्ड, become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. The stomatal aperture मतलब जो पोर हुआ, guard cell and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus. ये apparatus वर्ड यूज किया, ओके, क्लियर है? सब्सिडरी सेल समटाइम्स होगी मॉडिफाइड, इसको आप मार्क करके रखना। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटल apparatus। अगर सब्सिडरी सेल एब्सेंट है देन यू कैन आल्सो यूज द स्टोमेटल apparatus, और अदरवाइज सिंपली गार्ड सेल प्लस पोर इस स्टोमेटल। गार्ड सेल इज सिंगल सेल, वो प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग सेल है, प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगी। तो उसके पास सेल वॉल होगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा, सब कुछ होगा। बस स्पेसिफिक है कि वो अपने साइज को मॉडिफाई कर रही है, उसके साइज और शेप के मॉडिफिकेशन के लिए वहां पे कुछ रेज प्रेजेंट है, कुछ माइक्रोफाइब्रिल, याद हो लोग को, साइटोस्केलेटन टाइप, ठीक है, तो कुछ माइक्रोफाइब्रिल प्रेजेंट है जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज होता है, ओके। तो गार्ड सेल के मूवमेंट से स्टोमेटल पोर बनता है या अपर्चर बनता है। स्टोमेटल अपर्चर इज नथिंग लाइक अनदर सेल। ये सब गलतियां नहीं करनी है, समझ में आ रहा है? मैंने बताया ये एक गार्ड सेल है, तो इसके मूवमेंट की वजह से ये ओपन या क्लोज हो रहा है, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं आ गया, ये मॉडिफिकेशन कर रही है, क्लियर? और प्लांट सेल भी मॉडिफाई कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, वो लिविंग है, ठीक है। अब थिन थिक रेज ये सब बाद में बात करें। नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है, स्टोमेटा की बात हो गई। अब क्या आ सकता है, अगर रूट होगा तो रूट हेयर्स होंगे, शूट होगा तो ट्राइकोम्स होंगे, क्लियर? तो पहले ट्राइकोम्स को देख लो, अब आप एनसीईआरटी अंडरलाइन करो। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम प्रोड्यूस हेयर्स कॉल्ड ट्राइकोम। अब ये मेंशन कर दिया इन्होंने डाइकॉट स्टेम के लिए, तो ध्यान रखो। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, दिस इज एमसीक्यू, ओके, यूजुअली लिखा है, बट रूट हेयर से कंपेयर में आएगा तो रूट हेयर एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर होता है,
ओके, वो एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन है और रूट हेयर बन जाएंगे। इसमें कई सारी एपिडर्मल सेल इन्वॉल्व हुई एंड देन मॉडिफिकेशन हुआ और एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो कि सेल के डिवीजन करने के साथ बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मल्टी सेलुलर। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। ओके, कहीं कहीं पे ट्राइकोम्स मॉडिफाई होके जस्ट लाइक स्पाइन भी हो जाते हैं, तो स्टिफ हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। सॉफ्ट है मतलब हेयर लाइक, आप देखो, आप ऑब्जर्व करो आसपास बहुत सारे पेड़ ऐसे दिखेंगे जिसपे आपको एकदम छोटे छोटे हेयरी अपेंडेजेस दिखेंगे, हर्बेसियस, ठीक है। वो सब क्या होते हैं, ट्राइकोम्स। दे में इवन भी सेक्रेटरी, सिक्रेशन कर रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे, सेक्रेटरी सेल्स होंगे, और ट्राइकोम का नेचर क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी हो जाएगा, कॉल्ड ग्लैंडुलर हेयर्स। ठीक है, जब सिक्रेशन होगा तो कोई ना कोई ग्लैंड होगी वहां, तो ऐसा हेयर जो सिक्रेशन कर रहा है वो क्या हो गया, ग्लैंडुलर हेयर हो गया। मॉडिफिकेशन है। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ये समझ लो थोड़ा सा। ट्राइकोम है और जस्ट सपोज, अब ये ट्रांसपिरेशन के रेट को आपको लीफ पे नहीं ले जाना, ट्राइकोम कहाँ है, स्टेम पे है। तो स्टेम पे मतलब स्टेम पे जो मैम ने बोला था कि देयर इज स्टोमाटा, दैट इज ट्रू। ओके, वहां पे भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है। कोई भी लेयर है उसको अगर कंटिन्यू एक, चलो अभी हम क्या पैरामीटर ले लें, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, बहुत तेज धूप है, तो इवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो तो केमिकल प्रोसेस है। वाटर है अंदर तो वो तो इवेपोरेट होगा, ये तो हम देख ही रहे हैं। आपके कपड़े धो के आप जो डालते हो वो अगर सूखते हैं तो इवेपोरेशन है उसके अंदर। सेम वे में अगर प्लांट की लेयर को पेनिट्रेट कर रही होगी सनलाइट तो वो वहां से इवेपोरेट करा सकती है। ओके, तो इवेपोरेशन को कैसे प्रिवेंट कर रहा है, जस्ट सपोज यहाँ पे पोर है, पोर के आसपास यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइकोम है, कई सारे पोर और ट्राइकोम, कई सारे पोर और ट्राइकोम। ओके, और एक ऐसा हो गया कि ट्राइकोम कम है या ट्राइकोम लेस स्टेम दिख रहा है आपको और पोर है। नाउ यू कैन रिलेट, इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई जाएगा, इसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, इसके पास पहुंचने के लिए विंड, विंड यहाँ पे हम मेन जो देखेंगे दैट इज विंड, हवा। हवा अगर यहाँ टच कर रही है, यहाँ से गुजर रही है तो ट्राइकोम्स से लड़ेगी, ट्राइकोम्स उसको एक तरीके से उसके वेलोसिटी, उसके इफेक्ट को पोर तक पहुंचने में हिंड्रेंस करेंगे, इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो होगा। समझ में आया, कैसे प्रिवेंट, जो यहाँ लिख दिया उसको समझना होता है। ठीक है, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, हेयर रहेगा, विंड का इफेक्ट डायरेक्ट पोर पे नहीं पहुंचेगा, कम पहुंचेगा, समथिंग लाइक हिंड्रेंस यहाँ पे कर रहा है, हेयर विंड से बचा रहा है, हेयर टेम्परेचर से बचाएगा, एक उसकी अपनी और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होगी, पोर कवर है हेयर से, दैट्स वाई वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं। वहां कर लेना। इन शॉर्ट सिस्टम ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, बहुत बार बात हो चुकी, फंक्शन दैट हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, रिड्यूस करेगा वाटर लॉस। ये दो तीन क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट है रूट हेयर, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट में भी पढ़ चुके हो। द रूट हेयर्स आर फॉर्म ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल, दीज हैव अ वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी ना बेटा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मार्क करके ही रखना है। यूनिसेलुलर एलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल, ये आप मार्क करो, ठीक है, यूनिसेलुलर को मार्क करो। एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यहीं पे आप ऐड कर लो, ये जो राइट साइड में आपको भी स्पेस दिख रहा होगा वहां पे आप ऐड कर लो रूट हेयर के लिए। These have a vacuolated protoplasm, वैक्यूल्स होगा और प्रोटोप्लास्ट तो है ही, लिविंग सेल है। और ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि बेटा रूट ऐसे है, आगे टिप है, जो भी चीजें हैं आप समझ लो, आप ये रूट हेयर, एक रूट हेयर को आप लोगे, उस रूट हेयर का ही फिनोमिना है कि वहां से वाटर किस तरीके से एंटर करेगा, और यहाँ पे पूरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों होता है। सेल चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया हुआ है। विद द यूजिंग ऑफ एनर्जी, एटीपी को यूज करके होगा तो एक्टिव हो जाएगा, एटीपी को बिना यूज किया होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा तो पैसिव हो जाता है। क्लियर,
तो इसको जब इतना सारा मैकेनिज्म करना है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना है, तो इसको फूड भी चाहिए, कंटिन्यू फूड की सप्लाई चाहिए। फूड से ही तो सारा एनर्जी सोर्स बनेगा। क्लियर है? फूड से ही एनर्जी सोर्स बनना है, तो इसको ऊपर से फूड की सप्लाई चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज अ वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म। इज इट क्लियर? लिख लो इसको एनसीईआरटी में, ये भी क्वेश्चन। द थिन वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिक मटेरियल। पैक्टोसेलुलोज भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ थिन वॉल। थिन वॉल अब क्यों चाहिए? अगेन वाटर ताकि इजिली ट्रांसपोर्ट हो सके। क्यूटिकल को ऑब्सेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्यूटिकल आ जाएगी तो फिर वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा? तो रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। दिस इज एमसीक्यू। रूट हेयर्स वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा एमसीक्यू हो गया जो एनसीईआरटी में नहीं है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिक की वॉल होगी, सेल वॉल होगी और थिन होगी, मतलब प्राइमरी। अच्छा, रूट हेयर इज एक्सोजेनस इन ओरिजिन। एक्सोजेनस बाहर से ही तो आ रहा है, बट रूट ब्रांच पूछेगा, लैटरल रूट पूछेगा, तो लैटरल रूट इज डिफरेंट थिंग। समझ में आ रहा है दोनों वर्ड में? दिस इज प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट हो गई। ये रूट प्राइमरी है और ऊपर वाला इससे जो ब्रांच निकल रहा है दैट इज सेकेंडरी। क्लियर? अब इस सेकेंडरी रूट के अपने रूट हेयर्स होंगे ना बेटा, तो रूट हेयर्स इज टोटली डिफरेंट थिंग। रूट हेयर बाहरी लेयर एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन है, एंड जो ये लैटरल रूट निकली है ये पेरिसाइकल से निकलती है, बाद में बताते हैं। बट यहाँ पे लिख लू लैटरल रूट्स आर एंडोजिनस। ताकि जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी ये सारे टर्म्स तुम्हें क्लियर हो। ओके, मेन वर्क क्या हो गया? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर एंड मिनरल लिख लेना वहां। On the stem, the epidermal hair called trichome. Trichome is the shoot system, are usually multicellular. They may be branched, unbranched, or soft. ठीक है, खत्म हो गया है। नेक्स्ट, चलो लेयर की बात पहले की हुई तो फटाफट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देख लेते हैं। माइंड में ये चलना चाहिए कि ई को हटाना है, बीबी को हटाना है, मतलब कंप्लीट प्लांट टिश्यू इज ई बीबी प्लस ग्राउंड टिश्यू। दिस इज कंप्लीट प्लांट टिश्यू। ओके, प्लांट टिश्यू माइनस एपिडर्मल टिश्यू माइनस वेस्कुलर बंडल टिश्यू, जो कुछ बचेगा वो हो जाएगा ग्राउंड टिश्यू। क्लियर है? इस तरीके से आपको दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो, क्या बाकी है वहां। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक तरीके से ग्राउंड वर्ड ही कर रहा है कि जो भी आप प्लांट का देख रहे हो दैट इज द उसका बेसिक, उसका सबसे बेस, सबसे ज्यादा टिश्यू सिस्टम जो होगा वो ग्राउंड टिश्यू होगा। तो लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम आ गया पहली बार। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, माइनस किया मैंने यहाँ पे एपिडर्मिस वेस्कुलर बंडल को टोटल प्लांट टिश्यू में से, तो रिमेनिंग टिश्यू हमारे पास क्या रह गया? ग्राउंड टिश्यू। कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, इट इंक्लूड्स हाइपोडर्मिस लेयर लिखो, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड मेडलरी रेस, पिथ रेस, पिथ इन लीफ। चलो यहाँ पे पहले लेयर्स देखो, समझ में आया? मतलब ग्राउंड टिश्यू के डिफरेंट लेयर की बात हो रही है। इन लीफ एक स्पेशल टाइप की पैरेन्काइमेटस सेल जो कि पूरे लीफ को फिल कर रही है। ठीक है, लीफ में ऊपर हो गई एपिडर्मिस, नीचे हो गई एपिडर्मिस, लीफ को पूरा फिल करने वाली सेल हो गई मीजोफिल। मीजो मीन्स बीच में, फिल मतलब लीफ, लीफ को फिल कर रही। फाइलस मतलब लीफ होता है ना, फिलस, माइक्रोफिलस कंडीशन, ऐसे सब पढ़े हो ना, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। तो मीजोफिल को तोड़ना है। मीजो मीन्स मिड में, मिडल टिश्यू। ठीक है, मिडल लेयर किसकी? लीफ की। फाइलम, फाइलम मीन्स हो जाएगा, फाइलस मीन्स लीफ, मिडिल लेयर्स
ऑफ लीफ, इसका मतलब ये ग्राउंड टिश्यू है ना बेटा, इसका मतलब ग्राउंड टिश्यू है ना, यही मेन सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो मेसोफिल भी कई बार आता रहेगा आपका, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इन लीफ जीटीएस कंसिस्ट ऑफ मेसोफिल। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम हो गया, सबसे बेसिक है। जीटीएस इज मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वेस्कुलर बंडल हमने हटा दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू का तो बना नहीं होगा, ठीक है। पैरेन्काइमा ले आओ, सिंपल टिश्यू जो पढ़ाया हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वहां पे 3 टाइप्स बताए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अभी हम कंप्लीट जीटीएस बोल रहे हैं, नॉट अबाउट कि मोनोकॉट, डायकॉट, कहाँ पे कोलेनकाइमा है कहाँ नहीं है, जीटीएस की बात हो रही है। इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि तीनों टाइप के सिंपल टिश्यूज प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। द जीटीएस फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। एक ही लाइन है, 20 तरीके से लिखिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, लेयर फिर से देख लो, 4 से 5 एमसीक्यू तो सिर्फ इस लेयर से सॉल्व हो जाएंगे आप। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर क्या बनाएगा, ईटीएस। वेस्कुलर बंडल अंदर है, स्टीलर रीजन में है, सेंटर में होता है, क्या बनाएगा, वीटीएस। एक्सेप्ट ईटीएस एंड वीटीएस, ऑल आर जीटीएस। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। एक दिन और बताया हुआ है, इसको आप लेयर्स को प्लस कर लो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, दैट इज नोन एज ग्राउंड टिश्यू लेयर। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के डिफरेंट लेयर्स, लेयर्स का अरेंजमेंट। पूरी बायोलॉजी में आपको अप्रोक्सीमेटली 300 जगह लेयर्स पढ़नी है, अप्रोक्सीमेटली। इसको आप एक सीक्वेंस में ही याद रखोगे कि आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाए, ये मैं एक सजेशन दे रही हूँ, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी आ जाए, कहीं पे भी किसी स्ट्रक्चर में बात कर रहे हो आप, ट्रॉपिकल लेयर्स आ जाए, इन्वायरमेंटल लेयर आ जाए, हमेशा उसको आउटर टू इनर लेयर को याद रखना है, ओके। और ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 300 आपको सिर्फ लेयर याद रखना। तो एपिडर्मिस आपकी आउटर हो गई, इसमें मेंशन नहीं किया मैंने, 1 और 8 को हटा दिया जाए तो बाकी सब क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की लेयर। तो आउटर लेयर से अगर हम सिर्फ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की लेयर से स्टार्ट करें तो विच वन इज द आउटर लेयर, हाइपोडर्मिस, एंड विच वन इज द इनर लेयर ऑफ कॉर्टिकल रीजन इज एंडोडर्मिस, ओके। पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ और पिथरेज। एक मिनट रुको, यहाँ पे हम कुछ चीजें और नोट करा रहे हैं, उसको तुम लोग ध्यान से देखो। आई होप कि ये इमेज पहले भी शायद बना लिया होगा। पेरिसाइकिल से हम आए तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, दिस इज नोन एज स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन अंदर है, ओके। स्टीलर रीजन मतलब अंदर है, स्टील, स्टील बोलते हैं ना अपन, हार्ड कोर। तो स्टीलर रीजन अंदर है, किसके, एंडोडर्मिस के अंदर है। तो इंट्रास्टीलर कभी भी हम टर्म लेंगे कि इंट्रास्टीलर ग्रोथ हो रहा है सेकेंडरी, इसका मतलब पेरिसाइकिल के अंदर, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल के अंदर के साइड में ग्रोथ होगी। एक्स्ट्रा स्टीलर में कौन कौन आ जाएगा फिर, रिमेनिंग सब, 5 6 7 8, इसको छोड़ दो, अब क्या आ गया, 1 2 3 4, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। स्टील वर्ड आएगा आपको एनाटॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए, इसलिए मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया। अगर आप एक बाउंड्री पे एक कई सारी लेयर के एक बीच में कहीं पे खड़े हो और उसके लेफ्ट और राइट पढ़ना है आपको, क्योंकि दोनों साइड में सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो एक्स्ट्रा स्टीलर मतलब बाहर की तरफ, इंट्रा स्टीलर अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर बाहर, इंटर मतलब बीच में। कितनी लेयर क्लियर है सबको, वेस्कुलर बंडल, पिथ, मेडला है, सेंटर के पैरेन्काइमेटस सेल है, इसके बीच में जो सेल प्रेजेंट रहेंगी वही पिथरेज हो जाती है, मतलब वेस्कुलर, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल जाएंगी वो पिथरेज बनाएंगी या मेडलरी रेज बनाएंगी। इट डिपेंड्स कि आप पिथ वर्ड यूज कर रहे हो या मेडुला वर्ड। मेडुला यूज करोगे तो मेडलरी रेज हो जाएंगे, पिथ यूज करोगे तो पिथरेज हो जाएंगे।
दोनों स्ट्रक्चर सेम है और यही वो सेल है जो कि रिटेन करेंगी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को और सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हम बना दें, पहले इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। अब ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है हर वेस्कुलर बंडल के बीच में, मतलब ये हो गया तुम्हारा डाइकॉट ओपन वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल। अब इसको जब ग्रो करना होगा सेकेंडरी, तो पहले तो इसको क्या बनानी होगी, अपनी रिंग बनानी होगी। वही हो जाएगा क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दो फेसिकुलाई के बीच की कैम्बियम आएगा वहां पे भी। अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं बढ़ा रहे, बस तुम्हें एक माइंड में सेट करा। तो इसके बीच के क्या है, पिथरेज है, पैरेनकाइमा होनी चाहिए, पैरेनकाइमेटस मतलब लिविंग होनी चाहिए। ये रिटेन करेंगी अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को। तो बीच में हम क्या है कि यहाँ पे बना दिया हमने एकदम जस्ट इसके सामने की सेल में कैपेसिटी ऑफ डिवीजन आ गई और एज ए रिजल्टेंट आपको पूरा का पूरा वेस्कुलर कैम्बियम बनता हुआ दिखे। तो वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ बना, इंट्रास्टीलर रीजन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मैं कहूँ कि कॉर्क कैम्बियम बनना है तो हाइपोडर्मिस को मॉडिफाई करके कॉर्क कैम्बियम बनाना है, टोटली सेकेंडरी ओरिजिन की कोई पहले से कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, बट पैरेंकाइमा या कॉलेनकाइमा से डिवाइड करेंगे, रिटेन करेंगे अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन में एंड कन्वर्ट हो जाएंगे मेरिस्टेम। तो ये क्या बन गया आपका कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कहाँ बनता है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। इज इट क्लियर? समझ में आएगा? हम्म। तो इनको लिविंग होना जरूरी है, इनको लिविंग होना जरूरी है, तभी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन रिटेन होगी। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, जब मैंने तुम्हें बताया था प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो ये वाली जो हो गई ये है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये है प्राइमरी मेरिस्टेम और ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसलिए क्वेश्चन आता है कि कॉर्क कैम्बियम टोटली सेकेंडरी ओरिजिन की है या पार्शियली सेकेंडरी ओरिजिन की है या पार्शियली प्राइमरी ओरिजिन। आंसर होता है टोटली। वेस्कुलर कैम्बियम टोटली सेकेंडरी ओरिजिन की है या पार्शियली सेकेंडरी ओरिजिन की है, तो आंसर है पार्शियली, क्योंकि ये वाला प्राइमरी ओरिजिन है एंड ये जो अभी बनाया मैंने वो सेकेंडरी ओरिजिन। चलो खैर, समझ रहे हो। थर्ड आ गया आपका वीटीएस। अभी टिश्यू सिस्टम समझ लो, फिर बाद में आएगा ही सेकेंडरी ग्रोथ, वहां पे उसकी फिर से बात। वेस्कुलर, वेस्कुलर बोलो, कंडक्शन बोलो, ट्रांसपोर्टेशन बोलो, ट्रांसलोकेशन बोलो, सब एक ही बात। ठीक है, जैसे अपनी बॉडी में ब्लड की सप्लाई चल रही है, वहां पे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो हार्ट के थ्रू पंपिंग मशीन है एक, और उससे सप्लाई को मेंटेन कर रहा है। अब बाय डिफॉल्ट इनके पास कोई पंपिंग मशीन नहीं है और कोई ऐसी कैपलरीज नहीं है जो सबको मेंटेन करे ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई। तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या बन गया आपका, स्टोमेटा लेंटिसेल्स आ गया। लेकिन वाटर की सप्लाई के लिए एक सिस्टम बनाना है, वेस्कुलर सिस्टम, और फूड की सप्लाई के लिए एक वेस्कुलर सिस्टम बनाना है। बहुत बार इस पे बात हो चुकी है। तो वीटीएस कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, xylem and phloem. It is also called specific tissue system, क्योंकि इनकी स्पेशलिटी हो गई कि ये कंडक्शन में रोल प्ले करे। ग्राउंड टिश्यू की स्पेसिफिसिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे आप मिक्स ऑफ टिश्यूज देख रहे हो, मिक्सिंग ऑफ लेयर देख रहे हो, सबके अपने अपने काम है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम स्पेसिफिक है, लेकिन मॉडिफिकेशन ज्यादा है। यहाँ पे मोर स्पेसिफिक इसलिए बोला गया क्योंकि दे आर असाइन वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन और प्राइमरी प्लांट बॉडी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा, दिस इज अ हाइलाइटेड मार्क। अब हम जाइलम में थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जा रहे हैं। जो आपके एनसीईआरटी में टर्म आया होगा एक्सार्क और एंडार्क, और कल रिवीजन लेक्चर में वो कवर भी हुआ। दिस इज अबाउट द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम एंड लोकेशन ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम विद रिस्पेक्ट टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटर को एक एक्सिस की तरह लेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दो फिनोमिना चले। चलो, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, इट इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी।
In this type of development, the protoxylem is formed towards the center and metaxylem is formed away from the center. It means towards the periphery. जो development चल रहा है वो इधर है, एक बड़ा एक छोटा बना लो आप, तो towards the center. ठीक है, towards the center, protoxylem towards the center, it is Endar condition. Characteristics of shoots, stem. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी समझ में आना चाहिए आपको. सेकेंडरी ग्रोथ भी इस पर डिपेंड है. प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, टाइप्स ऑफ जाइलम पढ़ चुके थे अपन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट या अकॉर्डिंग टू आप शेप एंड स्ट्रक्चर भी बात करें तो छोटा वाला प्रोटो है, बड़ा वाला मेटा है. तो छोटा वाला टुवर्ड्स द सेंट्रल है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. डेवलपमेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी हो रहा है, मतलब बड़ा मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी है. In this condition, xylem is known as Andark condition, stem of angiosperm and gymnosperm. Stem याद रखना. Clear? Centripetal. Centripetal क्या हो गया? Towards the center meta and towards the periphery proto. In this type of development, protoxylem is formed towards the periphery near the pericycle. Petal. Okay? तो छोटा वाला इधर, बड़ा वाला इधर. दिस इज एक्सा, बाहर की तरफ एरो एरो जा रही है. एक्सा, एक्सो मतलब आउटर. ओके, एक्सार कंडीशन. आर्क क्यों बोलते हैं? ये आपका जब अरेंजमेंट होगा, जस्ट सपोज मैं एक बना रही हूँ, ठीक है, इट विल डेवलप अ आर्क. ये एक बनाएगा एक आर्क जिसमें टुवर्ड्स द सेंटर प्रोटो है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी मेटा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एंड आर्क, अंदर की तरफ आर्क है, छोटा वाला अंदर की तरफ. ओके, एंड मेटाजाइलम इज फाउंड टुवर्ड्स द सेंटर या पिथ की तरफ. इन दिस कंडीशन जाइलम इज नोन एज एक्सार्क. एक्सार इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट. सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल दोनों मिक्स है, इसको बोलते हैं मेजार. Elements of metaxylem are formed on both sides of the element of protoxylem. In this condition, xylem is known as mesoxylem. Con rhizome, this is about the pteridophyta. Which is mesoxylem? तुम सिर्फ यहाँ पे नेम लिखो, एंडार्क लिखो, स्टेम लिखो, फिर नेम लिखो, एक्सार्क लिखो, रूट लिखो, फिर नेम लिखो, मेजाक लिखो एंड कॉन राइजोम लिखो. बस इतने से काम है तुम्हारा, पूरी कहानी मत लिखो. और कंडीशन अगर समझ में आ गई तो ठीक, छोटा सा इमेज जरूर बना के रखो. प्रोटो और मेटा, मेटा एंड प्रोटो दो ही कहानी है. एक अंदर की तरफ प्रोटो है, एक बाहर की तरफ. जिसमें अंदर की तरफ है वो एंडार्क है, जिसमें बाहर की तरफ है वो एक्सार्क. और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मैंने पहले भी बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ में रिपोर्टेड लोकेशन इनका स्प्रिंग और, चलो तुम लोग ने बताया. ये समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को यहाँ पे? ये मैं शेयर कर दूंगी, अपना पढ़ते रहना. तो एपिब्लेमा टर्म नोट कर लेना, पहले भी शायद करा दिया. ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ रूट और विदाउट क्यूटिकल. एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल इज नोन एज एपिब्लेमा. रूट हेयर्स हमेशा एपिब्लेमा से ओरिजिनेट होते हैं. क्यूटिकल थिक होगी, जहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर का लॉस ज्यादा प्रिवेंट करना होगा, मतलब जेरिक कंडीशन, वाटर स्ट्रेस है, वाटर की कमी है. जेरिक कंडीशन में लेयरिंग को थिक कर दो. क्यूटिकल अब्सेंट, सबमर्ज्ड, हाइड्रोफाइट, जो डूबे हुए हैं. ठीक है, हाइड्रोफाइट. क्यूटिकल थिन, ये गलती नहीं करनी, जो सरफेस पे है.
ऐसे प्लांट जो आपको वाटर के सरफेस पे दिख रहे हैं, जैसे एक कॉर्निया पढ़ाया हुआ है, जलकुंभी, ठीक है। तो एक्सपोज सरफेस ऑफ हाइड्रोफाइट, तो उनको तो सनरेज मिलेगी ना डायरेक्ट, तो वाटर इवापोरेशन रोकना पड़ेगा, तो क्यूटिकल पड़े रहेगी, लेकिन वो वाटर में है इसलिए थिन रहेगी। जेरिक में वाटर में नहीं है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो क्यूटिकल की लेयर क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। क्लियर। क्यूटिकल एडॉप्टेशन ऑफ जेरिक कंडीशन, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये एडॉप्टेशन है किसकी, जेरिक कंडीशन की ना, नहीं तो पहली लाइफ तो वाटर में ही आई थी। एक्वेटिक लाइफ में तो कोई जरूरत ही नहीं थी, जब टेरेस्ट्रियल प्लांट आए, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आए, देन ये अडॉप्टेशन आया कि जेरिक कंडीशन में क्यूटिकल को डेवलप किया जाए। तो सेल का ही प्रोडक्ट है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। क्यूटिकल इज प्रोडक्ट ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल के प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी से क्यूटिकल प्रेजेंट क्यूटीन फॉर्मेशन हो रहा है, एंड देन सिक्रीट होगा और एक लेयर बना देगा, एक थिकनिंग बनाएगी, दैट इज क्यूटिकल। रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है लाइट के प्रेजेंस में, उससे भी ये प्रिवेंट करता है, लीफ को बचाता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एनी क्वेरी? क्यूटिकल का नेचर समझ में आ जाएगा तो ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यूटिकल काम क्या कर, तो काम उसका चाहिए तभी वो प्रेजेंट होगा, कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग थिकनेस है, थिननेस है, थिन है मतलब काम कम है, ठीक है, वो ऑलरेडी वाटर की सप्लाई मेंटेन है वहां पे, ठीक है, मतलब वाटर का इवेपोरेशन उसको प्रिवेंट करना, वाटर की कमी कंडीशन है, इसलिए जेरिक कंडीशन में क्यूटिकल की लेयर क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब आप जितना एलोवेरा देख लो, आप ओपुंशिया देख लो, ठीक है, उन सब में आपको थिक क्यूटिकल दिखे, एक शाइनी सा मटेरियल आपको दिखे, ठीक है। अब रियल इमेज देखो, एपिडर्मिस सेल है, एपिडर्मिस सेल से ही सिक्रीट होके एपिडर्मिस लेयर पे डिपोजिशन है क्यूटिकल का। दिस इज नथिंग लाइक अ सेल, कोई सेल नहीं है, ये गलती नहीं करोगे। ये स्ट्रक्चर भी नोट डाउन कर लो। लिथोसाइट, मायरोसिन सेल, बुलिफॉर्म, ट्राइकोम, रूट हेयर, स्टोमेटा। ट्राइकोम आपको दे दिया था, रूट हेयर भी दिया है, स्टोमेटा दिया है। लिथोसाइट, मायरोसिन एंड बुलिफॉर्म तीनों नोट करो। दिस इज अबाउट द, अगेन, एपिडर्मल स्ट्रक्चर, एपिडर्मल सेल कुछ अलग मॉडिफाई कर रही है। जैसे बुलिफॉर्म सेल हम बताते हैं आपको, बुलिफॉर्म सेल कैसी है, वाटर को स्टोर करके रखिए। आपने वो देखा, टच मी नॉट, छुई मुई, ठीक है, छूते ही कैसे श्रिंक कर जाती है पूरी, इसका मतलब उसमें कहीं तो कुछ था जिसने एक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क किया। जैसे जस्ट सपोज मेरा सरफेस किसी हॉट चीज से टच करेगा तो मैं वहां से हटा लूंगी, क्विक रिएक्शन। तो टच मी नॉट कैसे वर्क करता है, आपने टच किया और तुरंत उसके अंदर कोई तो मैकेनिज्म हुई जिससे वो पूरा श्रिंक करके क्लोज हो गया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म। और वहां पे भी एक नर्वस सिस्टम की तरह एक आपको फास्ट एक्शन दिखता है, और वहां से वाटर ट्रांसलोकेट होता है फास्ट नीचे की तरफ, सारा वाटर नीचे गया, तो वो जैसे जैसे वाटर की कमी होगी तो एक तरीके से उसको क्लोज करता जाएगा। देखो, जब आप जहां से टच करते हो उधर से लीफ बंद होना स्टार्ट होता है, बहुत क्विक होता है, लेकिन फिर भी आप उसको स्लो मोशन में ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, उसके स्लो मोशन अवेलेबल भी हैं। तो वहां पे इस तरीके के फंक्शन होते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स कैसे हो गई, दिस इज लाइक अ पैकेट, रियल इमेज है, एनाटॉमी समझ रहा तो थोड़ी सी इमेजेस को देखो और दिमाग में एंटर करा लो। फुली से स्पेसिफिक है। अब ये क्या कर रही है, वाटर को स्टोर कर रही है, मतलब ये टर्जिडिटी करेगी। टर्जिडिटी पढ़ाया हुआ है, टर्जिडिटी वर्ड लिया हुआ है ना, जब वाटर एक्सेस में है तो टर्जिड होता है। अब आप बुलिफॉर्म सेल्स नहीं भी प्रेजेंट है, फिर भी आप देखो कि आपने अपने फ्लावर पॉट में पानी नहीं डाला है सुबह, अभी शाम तक जाओगे तो वो मुरझाया हुआ दिखेगा, उसमें पानी डाल दो आप, 15-20 मिनट आप अपना नाश्ता वास्ता करो, तब तक वो आपको प्लांट पूरे फिर से इरेक्ट हो जाएगा। लिविंग होना चाहिए, मर गया होगा तब नहीं करना, ठीक है। मैम तो बोलिए पानी डाले जा रहे, पानी डाले। तो टर्जिडिटी इज रिलेटेड टू स्टिफनेस, तो यहाँ पे भी वाटर स्टोर है तो उसमें स्टिफ रखा हुआ है, लीफ ओपन है,
वाटर जैसे यहाँ से मूव हो गए, जस्ट सपोज आपने टच किया और ये यहाँ से सब इधर निकला, अपने नियर बाय वेनलेट से होते हुए, मिडरिप से होते हुए ये रिवर्स चला जाएगा। ओके, तो दैट इज रिलेटेड टू कि वाटर का पहले मतलब एक रिवर्स फ्लो वहां पे लोकली चला, तो उससे उसकी टर्जिडिटी चली जाती है। तो बस नाम याद रखना इन सेल्स का। लिथोसाइट, लिथ वर्ड पहले भी एक बार बताया है। लिथ मीन्स रिलेटेड टू लिथोफाइटा वर्ड आया था, आता रहता है तो मैम आप बता दो घर से। पत्थर, स्टोन, ठीक है, चट्टानों पे ग्रो करने वाले प्लांट लिथोफाइट्स होते हैं। तो स्टोन, साइटा मीन्स सेल, ऐसी एपिडर्मल सेल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोरेज हो जाए। जस्ट नाम आपको नोट करना है, अभी ये सब बहुत लेवल पे अब आता नहीं है। तो लिथोसाइट्स, सिस्टोलिथ, ईयर बढ़ाऊंगी वहां पे भी तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे कान के अंदर पत्थर है। तुम्हें पता है कान का मेन फंक्शन क्या है? सुनना। मेन फंक्शन सुनना नहीं होता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, कभी फेस क्यों, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज गाड़ी चल रही है, गाड़ी पे बैठे हुए हो तो कान ही सबसे पहले क्यों बंद हो? बैलेंस बिगड़ता है आपकी बॉडी। ठीक है, हवा की वजह से, प्रेशर की वजह से, या फ्लाइट में अभी एक्सपीरियंस हुआ हो तुम लोग को तो फ्लाइट उड़ते ही एक फील आता है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग। एयर प्रेशर की वजह से होता है। तो आपके एयर का भी जो मेन फंक्शन है, इवोल्यूशन में जो एयर इवॉल्व हुआ है, दैट इज नॉट फॉर हियरिंग, ठीक है, इट इज फॉर बैलेंसिंग। तो एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो हम पहले ही आपको बताएंगे कि इंटरनल ईयर आया मतलब बैलेंसिंग आ गई, हियरिंग की कैपेसिटी से रिलेटेड नहीं है। हियरिंग बहुत बाद में आई, वाइब्रेशन सेंस होना एक अलग था। जैसे आप की बात कर लो, चलो सांप की बात कर ले, वही बहुत याद है। ठीक है, उसके वो ऐसा नहीं कि वो आपकी आवाज या बीन को सुन रहा है, वो सेंस करता है। वो बात एक तो वो जब बीन से मूवमेंट कर रहा है, दैट इज मूवमेंट ऑफ बीन के बेसिस पे वो झूम रहा है, वो बीन सुन के नहीं नागिन डांस कर रहे हैं। क्लियर? और दूसरा, जब आप उसको भागते हुए देख रहे हो तो दैट इज नॉट अबाउट कि वो आपके आने की चाल या कोई आवाज सुन, दैट इज अबाउट द वाइब्रेशन, जो सरफेस पे वाइब्रेशन हो रहा है उसको सेंस करने की हाई कैपेसिटी होती है। तो ये वर्ड तो आ गया, चलो आपका सिस्टोलिथ से। तो ईयर पढ़ाते वक्त भी हम आपको बताएंगे कि आपके कान में छोटे छोटे पत्थर है। इट इज लाइक कि जैसे आप ये मांडवी के किनारे या स्पेसिफिक वहां पे वो दुर्ग से नीचे देखो तो एक जगह है मुंबई के जैसे पत्थर लगा हुआ है और वहां पे सी दिखता है दोनों तरफ। तो उसी तरीके से आप समझो कि वो वाले पत्थर रखे हुए हैं, जब आप ऐसे झुकते हो तो पत्थर इधर झुक जाते हैं, इसलिए आप बैलेंस हो। ऐसे झुकते हो तो भी आप रोटेट करते हो, डांसिंग स्टाइल में रहते हो, देख पता नहीं 60-70 चक्कर लगा दे रहे हो तो वो सारे पत्थर हिला के रख देते हो। तो आप फील करोगे कि आप जब रुकते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे ऐसे फील आता है। वो सारा लिक्विड पत्थर सब अपने को सेट कर लेता है उतनी देर, तब तक आपको ऐसा लगता है कि आप झूम रहे हो या चक्कर जैसा आ रहा है। चलो खैर, वापस आ जाओ। इंटरनल ईयर रहता है ना, तो डेवलपमेंट ऑफ ईयर में पहले इंटरनल ईयर आया, तो अपने इंटरनल ईयर, ये तो आउटर एकदम ईयर पिन्ना है, ये तो बस फनल की तरह वर्क कर, फिर ट्यूब है, फिर एम्पलीफिकेशन है बोन्स की वजह से, फिर लास्ट में इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर में बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों की फिनोमिना है, पढ़ाएंगे ईयर तब बात करते हैं। तो वो पहले डेवलप हुआ है। तो जो भी एनिमल्स जिनके आपको ईयर पिन्ना नहीं दिख रहे हैं, कान नहीं दिख रहे हैं, उनके अंदर भी इंटरनल ईयर्स आ चुके होते हैं, दैट इज फॉर द बैलेंसिंग। तो सिस्टोलिथ से ही याद रखना आपको, लिथोसाइट ऐसी एपिडर्मल सेल जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो और वो स्पेसिफाइड हो गई, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, दैट इज एपिडर्मल मॉडिफिकेशन, इनको बोलेंगे लिथोसाइट। ये सब छोड़ो। ओके, ये देखो अब आपको लीफ का भी कट पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ये मेसोफिल सेल है, वेस्कुलर बंडल है, पेरीसाइकल है, ठीक है। यहीं पे एपिडर्मल, ये एपिडर्मल हो गया। अभी मैं क्या बता रही थी, मीजो, मीजो मतलब बीच में, तो ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बीच में जो सेल फिल है दैट इज मीजोफिल।
इन्हीं एपिडर्मल सेल में सॉलिन स्ट्रक्चर है जो वाटर को स्टोरेज कर रहे हैं, वो हो गए बुलिफॉर्म सेल। चलो वेस्कुलर बंडल में कुछ चीजें और मैं बता देती हूँ फटाफट। अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, पैचेस में है, एक साथ है तो दूसरा है अलग अलग, अपना जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, अभी मिले नहीं है, वो दूसरा है। और ऐसा कहाँ होता है, रूट्स में होता है, उसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। एक ही लाइन में बता रही हूँ, एकदम ध्यान से सुन, कोई गलती नहीं होगी अगर समझ में आ गया। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, हर जगह सेंटर पे ही वर्क चल रहा है, रेडियाई इन अल्टरनेट पैचेस। आर से रेडियल, आर से रूट, कैरेक्टरिस्टिक किसका है, रूट का, मोनोकॉट डाइकॉट सब। समझ में आई हमने क्या बताया अभी तक? हमने तो जब तुम लोग को जाइलम फ्लोएम बढ़िया ड्राइंग बता रहे थे तो हम ऐसे बोल रहे थे, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, कैम्बियम प्रेजेंट है तो बीच में ओपन टाइप का। अभी हमने क्या बोला, जाइलम एक पैच पे, फ्लोएम एक पैच पे, और दोनों अल्टरनेट है। ठीक है, एकदम कंसंट्रेट होके सुनो, दोनों अल्टरनेट है, मतलब फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम। एक्स एक्स पी कर सकते हो, पी एक्स पी भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे, बस मुझे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। दिस इज द रेडियल वेस्कुलर बंडल, दो रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। अब दो रेडियस कैसे हुआ वो समझ में आ रहा है, ये हो गया सेंटर, इसके हाफ से ले जाओ, ये डायमीटर पे जा रहा है, एक रेडियस पे हो गया, इसके हाफ से ले जाओ, ये दूसरा रेडियस हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, फ्लोएम दूसरे रेडियस पे है, जाइलम दूसरे रेडियस पे। So when the xylem and phloem are present separately on different radii in alternate manner, इतने क्वेश्चन, the vascular bundles are called radial vascular bundle. In these vascular bundles xylem is axar। अब ये xylem में आ, फिर से हमने आ गए xylem में, तो xylem axar कंडीशन कैसा होगा, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। किसकी बात हो गई, रूट की। अब देखो जब मैंने एक्सार पढ़ाया था तब मैंने वहां पे रूट पढ़ाया है, रूट में एक्सार कंडीशन रिपोर्टेड है, ये बता दिया था, तो वही चीज यहाँ लिखी। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल इज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल में टाइप्स आया था एक्सार का। मोस्ट ऑफ द रूट डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म, फर्न, मतलब टेरिडोफाइटा से जहां से रूट्स आए हैं, सभी रूट्स कैसे हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल के। इज इट क्लियर? ये पूरा लॉक होना चाहिए, ये लॉक होगा तभी रूट का सेकेंडरी ग्रोथ आपको समझ में आएगा। ऑल्दो अभी हम लेयर्स पढ़ाएंगे। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ हो, ग्रुप में हो, एक पैच पे हो, ठीक है, दैट इज कॉन्जॉइंट। कोलैटरल, जब जाइलम को फ्लोएम ने कवर कर रखा हो, तो कॉन्जॉइंट हो गया एक साथ, कोलैटरल जाइलम फ्लोएम, दैट इज कोलैटरल। बाय कोलैटरल, बीच में जाइलम, दोनों तरफ फ्लोएम, पी एक्स पी, बाय कोलैटरल। ओपन, ओपन फटाफट बताओ, ओपन होगा तो वेसिकुलर कैम्बियम होगी, क्लियर, ओपन फॉर वेस्कुलर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ वेस्कुलर बंडल, तो कैम्बियम है, तो कोलैटरल, कॉन्जॉइंट, ओपन। इज इट क्लियर? कॉन्जॉइंट मतलब दोनों साथ में, कोलैटरल मतलब जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, ओपन मतलब वहां पे आपको वेसिकुलर कैम्बियम दिखेगी या कैम्बियम दिखेगी। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये वेस्कुलर बंडल ओपन है, अभी आराम कर रहा है, जिस दिन सेकेंडरी ग्रोथ की कॉल आएगी इट विल डिवाइड। इज इट क्लियर? देन कोलेटरल क्लोज्ड, किसको ऑब्सेंट कर दें, बताओ तुम लोग बताओ, थोड़ा सा मरे मरे मत पड़ो, कैम्बियम को ऑब्सेंट कर दें। तो कोलेटरल बोल रहे हैं मतलब जाइलम और फ्लोएम है, कॉन्जॉइंट बोल रहे हैं मतलब जाइलम और फ्लोएम एक पैच में, तो जाइलम फ्लोएम साथ में है, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर। वेस्कुलर कैम्बियम की जो फेसिकुलाई कैम्बियम थी जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आनी थी वो ऑब्सेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कोलेटरल क्लोज्ड। कहाँ दिखेगा आपको, मोनोकॉट। देन बाय कोलेटरल, अबे बस उसको बस इतना समझो कि जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट।
तो ओपन टाइप का स्टेम ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट जिम्नोस्पर्म। सिक्वोया ट्री को हमेशा याद रखो, कोई भी थिकनिंग अगर आपको लार्जेस्ट पे जाना है तो जिम्नोस्पर्म को कहीं आप छोड़ोगे नहीं, आपको लार्जेस्ट ट्री बता रखा है मैंने, दैट इज सिक्वोया। ओके, तो मतलब जिम्नोस्पर्म भी सेकेंडरी ग्रोथ करता है। आपका चैप्टर एंजियोस्पर्म पे है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्लोज्ड मोनोकॉट ले लो। एंड लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म, लीव्स तो किसी की भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर रही है, लीव्स की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लीव्स पतझड़ हो जाती है, लीफ गिर रही है, नहीं आ रही है, वो साइकिल चलता रहेगा, पेरी साइकिल, सालों साल है, पेड़ खड़ा है तो बार बार उसमें नई नई लीफ आएंगी, पुरानी सूखेगी, गिरेगी, यही देख रहे हो ना अपने चारों तरफ, दैट इज डेसिडुआ। ओके, क्लियर है? तो लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, रूट में होती है, शूट में होती है, शूट मतलब स्टेम में होती है, और वो भी डाइकॉट। फिर दो टर्म याद रखना है आपको, हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक, सेंटर में हेड्रो कौन कंडक्ट कर रहा है, जाइलम, जाइलम सेंटर में, बाहर की तरफ फ्लोएम, इस तरीके का पैच है, इसको बोलते हैं हेड्रोसेंट्रिक या एम्फीक्राइबल। ओके, जस्ट वर्ड याद रखना है, आप बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, बस वर्ड तो याद रहना ही चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, एक ही सेंटर पे दोनों वेस्कुलर बंडल हैं, पैचेस की बात नहीं हो रही, रेडियल में पैचेस में थे, एक सेंटर पे दोनों है, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, फ्लोएम अंदर जाइलम बाहर, ठीक है। एम्फी वेसल, वेसल मतलब वाटर का कंडक्शन, तो एम्फी चारों तरफ, वेसल जाइलम चारों तरफ है, तो एम्फी वेसल, फ्लोएम चारों तरफ है, एम्फी क्राइबल। सिर्फ आपको कंडीशन लिखनी है, छोटा सा ये इमेज बनाओगे आपको क्लियर है। और इसके लिए एक टर्म लैप्टा वर्ड यूज होता है फ्लोएम के लिए, लैप्टोम, लैप्टा, ठीक है। तो फ्लोएम, हाइड्रोम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। लैप्टो, हाइड्रोम, हाइड्रोम नहीं हाइड्रोम, हाइड्रोम कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम के लिए टर्म यूज किया था हावरलैंड ने, एंड लैप्टोम वर्ड यूज किया था फ्लोएम के लिए, हावरलैंड ने ही। लैप्टोसेंट्रिक मतलब फ्लोएम को सेंटर में कर दो, जाइलम को बाहर कर, मन करे तो स्किप कर देना ये सब चीजें, बट एनसीईआरटी एटलीस्ट तैयार रखना। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ड्रासेना यप का। मैं शेयर कर दूंगी ये दोनों स्लाइड, आप नोट डाउन कीजिए। एक्सार कैंडर ये हो चुकी है बात। प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन मतलब रूट या स्टेम, जिसकी भी आप बात कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में, और एक्सार कंडीशन कंपेराइज करता है आपका रूट से, ठीक है बच्चों। प्रोटोजाइलम is toward the center of the organ, and our condition xylem is found in stem. ठीक है, मेरिस्टेम के लिए एक वर्ड याद रखना अपना, शुरू में ये गोल्डन पॉइंट जैसा है, समरी। मेरिस्टेम, मेरिस्टोज is a Greek word which means divide, that's why meristematic tissues are the divisible cells या tissue. A simple tissue is made up of only one type of cell, whereas the complex tissue are made up of more than one type of cell. पढ़ लिया हमने, जाइलम फ्लोएम यहाँ आ रहा है, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा यहाँ। जनरली जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल, बट आपने नीटम वगैरह का एग्जांपल लिख लिया, बुल्वेस्ट्रिया का, जहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट हो रही। All tissues except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue. In the monocot, the vascular bundle have no cambium, कोई secondary growth नहीं होगा इसलिए, hence they are referred to as closed. जहाँ पे secondary growth closed है वहां पे cambium नहीं होगा, जहाँ पे cambium है वहां पे secondary growth open रहेगी. This is all about the tissue system. अब स्पेसिफिक पढ़ना है आपको, डाइकॉट का रूट, डाइकॉट का स्टेम, मोनोकॉट का रूट, मोनोकॉट का स्टेम और लीफ। तो रूट, स्टेम, लीफ, कल तीनों लेक्चर, तीनों स्ट्रक्चर एक ही लेक्चर में खत्म हो। क्यों? क्योंकि जनरल आपको सब पता है, अब जस्ट हम आपको इमेज दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्या दिख रहा है, एपिडर्मिस कैसे है, हाइपोडर्मिस कितने लेयर के, वेस्कुलर बंडल के नंबर कितने होंगे, अप्रोक्सीमेटली वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कितना है, ग्राउंड टिश्यू कहाँ तक कवर होगा, पिथ किस में ज्यादा है, पिथ किस में रिड्यूस्ड है,
ये सब हम बात करें, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा आप जरा। एक इमेज कोई भी देखिए और उसकी लेयर आपको समझ में आनी चाहिए, लेयर के नाम आपके कवर है। दिस इज लाइक कि कंप्लीट केक, केक के एक पीस को अपन देखेंगे कर, ठीक है। तो एक पीस में आपकी क्या क्या लेयर आ रही है वो आप फटाफट फटाफट आपका तभी समझ में आएगा जब आप उसके ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको ऑलरेडी क्लियर हो। फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कल फिर से अगर मुझसे ये पढ़ने वाले हो तो भूल जाओ कि कल तीनों चीजें खत्म हो। तो हमें क्या पढ़ना है, रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू मोनोकॉट एंड डायकॉट। क्लियर है? चलो कुछ पूछना है तो पूछो। एनसीईआरटी से बहुत कम पोर्शन हुआ है आज, उसको देख लो एक बार, फिर भी लगे वहां से कुछ पूछना है तो पूछो। और अपने टेस्ट को एनालिसिस कर लो। टेस्ट का परफॉर्मेंस बहुत खराब, मतलब बहुत खराब। एक चैप्टर 300 क्रॉस नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना।